हेलो दोस्तों, आदित्य चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग अभी यूपी टेट का जो पेपर हुआ था सीडीपी का, उसके प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। याद रखिएगा, सीडीपी का आंसर हर बार जो है आंसर जब सीट आती है तो बदल दी जाती है। तो आपको यहाँ डिस्कशन के साथ करेंगे। 4 से 5 प्रश्न ऐसे हैं जिनके दो आंसर आए हुए हैं। अब वो गवर्नमेंट देखिए क्या सही सु करता है। सबसे पहला प्रश्न देखिएगा, युत्साह है। सबसे पहले ये जानेंगे कि ये युत्साह क्या है, क्या होता है। जैसे अपने लिए या किसी के लिए संघर्ष करना। याद रखिएगा, युत्साह क्या कहलाएगा? संघर्ष करने की अवस्था। संघर्ष का व्यक्ति तब करेगा जब उसके अंदर संवेग हो, या संघर्ष तब करेगा जब उसके अंदर मूल प्रवृत्ति हो। याद रखिएगा, 14 तरह की जो मूल प्रवृत्तियों को मैकडूगल ने बताया था वही संवेग है। और युत्साह यानी संघर्ष करने की प्रवृत्ति, किसी को विरोध करने की प्रवृत्ति, यह कहलाती है उत्साह। यानी ये आपका आंसर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, लेकिन मैं अपने हिसाब से, मेरा वर्षों का जो अनुभव है सीडीपी को पढ़ाने का, अपने हिसाब से जो आंसर दे रहा हूं एकदम सटीक बता रहा हूं आपको। युत्साह मतलब, अब देखिएगा इस हिसाब से देखा जाए कि विरोध करने की प्रवृत्ति, किसी को जो है आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा तो आपने संघर्ष कर, उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो संघर्ष कब कर रहे हैं? जब आपके अंदर एक्साइटमेंट आ रहा है। एक्साइटमेंट कब आ रहा है? जब आपके अंदर संवेग है। और संवेग कब आ रहा है? यानी संवेग ही तो मूल प्रवृत्ति है। यानी कहा जाए तो मूल प्रवृत्ति का बच्चा क्या हुआ? संवेग हुआ। यानी 14 प्रकार की जो मूल प्रवृत्तियां हैं उसके अंदर एक संवेग भी है। यानी संवेग ही मूल प्रवृत्ति है, मूल प्रवृत्ति ही संवेग है। आंसर मेरे हिसाब से मूल प्रवृत्ति ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए आते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा है, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला तत्व है। ठीक है, सॉरी, हाँ ठीक है, एक मिनट इसको सेट कर ले। हाँ, बालकों में सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला तत्व है शारीरिक विकास। अब यहाँ समझिएगा ध्यान से, बालकों के सामाजिक विकास को, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला तत्व है। वाइगोत्स्की क्या कहता है कि बालक का विकास उसके सामाजिक विकास से होता है। और सामाजिक विकास होता कैसे है? एक माहौल में, एक परिवेश में। और किस परिवेश में? जिसका विकास चाह रहे हैं। यानी किसका विकास? समाज का विकास। यानी सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला तत्व क्या होगा? सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। आंसर क्या होगा? दूसरा। शारीरिक विकास के लिए होगा? यह आंसर बिल्कुल नहीं होगा। आर्थिक और राजनीतिक, आध्यात्मिक तो कभी आंसर लगाइएगा ही नहीं, होता ही नहीं है सीडीपी में, और वंशा इससे कोई मतलब ही नहीं है। आंसर हो जाएगा दूसरा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा है। तीसरा है कि शारीरिक विकास शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। प्रमुख नियम क्या है? द्रुतगामी विकास का नियम, अनियमित विकास का नियम। एक मिनट थोड़ा सा ये सेट कर लें। हाँ ठीक है, शारीरिक विकास का एक प्रमुख निम्न में से कौन सा नियम है? जैसे कहा जाता है कि शारीरिक विकास का द्रुतगामी विकास का नियम, यानी शरीर का विकास द्रुत गति से होता है, तेजी से होता है। कब होता है? शैशवावस्था में। और दूसरा कब होता है? किशोरावस्था में होता है। और कहा जाता है कि सर की ओर वृद्धि होता है, तेजी से वृद्धि होता है। इन दो अवस्थाओं में वृद्धि होता है। और इन दोनों अवस्था के बाद देखिएगा एक होगा, ये तो आंसर हो सकता है, यही आंसर सही है, लेकिन ये क्यों नहीं होगा? अनियमित विकास का नियम। नहीं, अनियमित विकास नहीं होता है, रैंडम नहीं होता है, इसका एक सिस्टमेटिक होता है। मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, ये इसका कोई मतलब नहीं है मानसिक विकास का, छोड़ दीजिए। कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम, कल्पना संवेगात्मक विकास से भी इसका मतलब नहीं होगा। यानी द्रुतगामी विकास का नियम, ये आपका आंसर सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? निम्न में से कौन विकास का सिद्धांत, ऊपर चला गया है, निम्न में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ठीक है, इसके भी दो आंसर होंगे। अब देखिए वो आंसर क्या सही कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास का सिद्धांत देखिएगा नहीं है। जैसे निरंतर विकास बालक का होता है, एकदम सही है। या नहीं की बात कर रही है, हमने क्लास में बताया भी था, जब नहीं आए तो उसे गोला कर दीजिएगा। अब मनुष्य का दिमाग वहां सीधा के बजाय उल्टा काम करता है, नहीं है। निरंतर विकास मानव शरीर में होता है, बालक के शरीर में होता है, सही है। अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत के अनुसार ही विकास होता है, लेकिन थोड़ा इसको कम रखेंगे। समान प्रतिमान का विकास बिल्कुल निश्चित गति में, निश्चित समय में विकास होता है, ये भी सही है। परस्पर संबंध का सिद्धांत,
देखिएगा, परस्पर संबंध का सिद्धांत, एक दूसरे से संबंध मतलब एक दूसरे को देखकर या अनुबंध करके जो है बालक का विकास भी होता है। अब आंसर इसमें से पहला भी हो सकता है और तीसरा भी हो सकता है। पहला तीसरा में बेटर कौन सा है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत। जैसे मान लीजिए कोई बालक है और उसका परिवेश ऐसा है कि वहां उसको बहुत ज्यादा शारीरिक कार्य करना पड़ रहा है, तो वहां जो है शारीरिक कार्य करने के नाते उसको अनुकूलित शारीरिक विकास तेजी से हो जा रहा है। या कोई बालक ऐसा है जहां उसको मेंटल वर्क ज्यादा करना पड़ रहा है, तो मेंटल वर्क करने के कारण क्या हो रहा है, उसका दिमाग जो है उस परिवेश के अपेक्षा अधिक विकास कर जा रहा है। ठीक है, तो विकास का सिद्धांत नहीं है, यानी विकास का भी सिद्धांत है। जैसे मान लीजिए आप कोई गया सऊदी अरब और उसको मालूम चला जितनी मैं सैलरी पाता हूं उससे अधिक सैलरी और पा सकता हूं यदि सऊदी अरब की भाषा में सीख जाऊं, तो वहां क्या करेगा? अनुकूलित सिद्धांत से विकास करेगा अपना। समझ में आ रहा है? इसलिए आंसर ये भी नहीं, बेस्ट आंसर होगा इसका पहला, परस्पर संबंध का सिद्धांत नहीं है, यही आंसर होगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट। पांचवा है विकास के परिणाम का स्वरूप। विकास के परिणाम के स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसका है? ये तो बिल्कुल कथन किसका है? ठीक है, ये कथन हरलाक का है। हरलाक क्या कहते हैं? जैसे पानी का विकास, जैसे कहा जाए कि पौधे का विकास जल से होता है, खनिज से होता है, उसी प्रकार बालक का विकास शिक्षा से होता है। और इसी के अनुसार ये कहते हैं कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसका है? हरलाक का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। छठवां है कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि जानवरों में मनुष्य से श्रेष्ठ है। ऐसा बकवास ऑप्शन कभी सही नहीं होता है। यह स्वतंत्र किया है, कोई मतलब नहीं है। समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। मानव का अधिगम जो है प्रयोजन पूर्ण है। ठीक है, तो जैसे इन दोनों में से एक आंसर हो सकता है। अब देखिएगा इसमें से कौन सा एक आंसर नहीं होगा। समग्र यानी सभी परिस्थितियों में जो प्रत्यक्ष होता है उसी ने कोहलर के प्रयोग को सिद्ध किया था। या मानव का अधिगम प्रयोजन पूर्ण है, यानी मानव का जो अधिगम होता है ये योजना का अधिक होता है, इसलिए आंसर इसका चौथा नहीं होगा। इसका बेस्ट आंसर होगा कि समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। आंसर तीसरा इसका सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां आते हैं। किसने पाठ योजना की पंच पद प्रणाली प्रतिपादित की? इसके भी दो आंसर लोग आ रहे हैं। कुछ जगह लिखा हुआ है ब्लूम, कुछ जगह हर्बर्ट लिखा हुआ है। याद रखिएगा पंचपद प्रणाली को हर्बर्ट ने दिया था। आंसर क्या होगा? हर्बर्ट। कहीं कहीं ब्लूम भी है लेकिन आप जो है हर्बर्ट लगाइएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार की चर्चा किसने किया था? सीट में दिया था हमने आपको, कैनन ने किया था। ग्रंथियों के हिसाब से कैनन ने किया था। 9वां प्रश्न आते हैं हम लोग। 9वां प्रश्न है सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिकता है और यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का है। यह कथन क्रो एंड क्रो का है। ठीक है, आइए 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। कैसे होता है? अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप, परिपक्वता के फलस्वरूप, जन्मजात क्षमताओं के फलस्वरूप, व्याकरण के प्रशिक्षण के फलस्वरूप। तो ये क्या बच्चों में होता है? बच्चों में पूछा जा रहा है। तो बच्चों में भाषा का विकास अनुकरण और प्रबलन के फलस्वरूप होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का पहला। क्वेश्चन 11 पे आते हैं। ये तो सबका सही होगा। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किया था और किसने किया था? पहला ऑप्शन थॉर्नडाइक, मैकडूगल, ड्रोवर और वुडवर्थ। आंसर क्या होगा? किसने किया था? मैकडूगल ने किया था आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण कहलाना क्या कहलाता है? या केंद्रीकरण करना ध्यान कहलाता है या अवधान कहलाता है? यह कथन किसका है? तो ये आया हुआ प्रश्न है, याद रखिएगा ये आ चुका है और ये आंसर होगा इसका डम्बिल। इसका डम्बिल आंसर होगा। ठीक है, रास ने कहा था कि रागात्मक दशा है, रागात्मक दशा है ये रास ने कहा था। और जैसे उत्तेजना जो है उत्तेजित दशा है उर्वर्थ ने कहा था। ये संवेग के विषय में रास ने कहा था। आंसर क्या हो जाएगा इसका? तीसरा। 13वां प्रश्न है निम्न में से किसका नाम सृजनशास्त्र के पिता के से जुड़ा हुआ है? तो
सिंपल सा प्रश्न है, सबको मालूम होगा, गाल्टन। आंसर क्या होगा इसका? गाल्टन। ठीक है, 13 पे आते हैं। 12 से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? इसके दो आंसर निकलेंगे, देखिए यहां भी समझने वाला है। इसका देखिए पहला आंसर तो होगा नहीं, इसमें अल्फा इन्होंने दिया नहीं था, चौथा भी नहीं होगा। आंसर दूसरा और तीसरा में से होगा। देखिएगा, जैसे डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण दिया था? तो साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण इन्होंने दिया था, और शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के विषय में भी इन्होंने कहा था, लेकिन इनका सिद्धांत होगा साधारण मानसिक योग्यता प्रशिक्षण। ठीक है, आते हम लोग 15वां, बुद्धि के अधिकारक सिद्धांत के जनक कौन है? बताए थे क्लास में कई बार आपको, हर मनुष्य के अंदर, बालक के अंदर दो तरह की योग्यता होती है, एक सामान्य मानसिक योग्यता, एक विशिष्ट मानसिक योग्यता। समान मानसिक योग्यता जितना अधिक होगी वह बालक उतना ही बुद्धिमान होगा, और विशिष्ट मानसिक योग्यता जितना अधिक होगा वह उतने ही क्षेत्रों में होगा। यानी दी कारक सिद्धांत के जनक स्पीयरमैन, इसी को जी फैक्टर और एस फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, पूर्व 16 पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? स्मृति, प्रत्यक्षीकरण, कल्पना, चिंतन। यानी आपने ऐसे देखिए, पुराना अनुभव के आधार पर जो संवेदना प्रकट होता है, जैसे आप बालक को प्रस्तावना कौशल से जोड़ेंगे या नवीन ज्ञान को प्राचीन ज्ञान से जोड़ेंगे, तो उसमें क्या होगा? प्रत्यक्षीकरण आप दिखाएंगे, यानी आप दिखाएंगे उस चीज को, तब उस काम को पूर्व अनुभव के आधार पे वो उससे जोड़ पाएगा। आंसर हो जाएगा प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, 17वां देखिएगा, 17, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आसान प्रश्न है, किसने किया था? थार्नडाइक ने किया था, प्रयास व भूल का सिद्धांत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। 18 है, औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि स्तर, मेरे ख्याल से सबका सही होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? औसत बुद्धि 90 से 109, औसत या इसी को समान बुद्धि कह सकते हैं। ठीक है, 19वां प्रश्न देखते हैं। ये तो कई बार यूपी टेट का एग्जाम में आ चुका है। निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिपादक थे, या केंद्रीय नाड़ी संस्थान के आधार पर किसने इस सिद्धांत को दिया था? आरबी कैटिल ने दिया था, या क्रिस्टलाइज सिद्धांत या फ्लोराइड सिद्धांत के जनक कौन है? क्रिस्टलाइड या फ्लोराइड सिद्धांत के जनक कौन है? कैटिल। कौन है? कैटिल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, और मुझे लग रहा है 19 भी सबका सही होगा। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? हेगार्टी, थार्नडाइक, हल, स्किनर। आंसर क्या हो जाएगा? स्किनर। आप सब लोग यूपी टेट में पास होने जा रहे हो, सुपर टेट का नया बैच ऑनलाइन निःशुल्क चलाने जा रहा हूं, इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और कुछ पूछना हो तो कमेंट में लिख के पूछ सकते हो। 21वां देखिएगा, ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो ब्लूप्रिंट का चैप्टर में बता चुका हूं, परीक्षण निर्माण का जो है इसका महत्वपूर्ण घटक है। आते हैं 22 में, विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इंपॉर्टेंट है, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, जिन्हें पाइगेट भी कहा जाता है। यानी विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष की अवस्था, किसने कहा था? जीन पियाजे ने कहा था। ठीक है, जिन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग किया था। 23 पे आते हैं, MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है? मैंने क्लास में बताया भी था। ऐसे अगर आ जाए तो सीधे एक ही चैप्टर से ऐसे प्रश्न आते हैं, वो भी है पर्सनालिटी। आंसर क्या होगा इसका? व्यक्तित्व या पर्सनालिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। 24 पे देखिए, एक मिनट थोड़ा इसको सेट कर ले। क्वेश्चन नंबर 24 है, अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है? ये प्रश्न थोड़ा सा डिबेट करने लायक है। देखिएगा, प्रश्न समझा जाए पहले इसको, इसका भी 2 आंसर निकल रहा है। अधिगम हेतु निम्न में से सर्वाधिक आवश्यक क्या है? अधिगम कब होगा? जब बालक मोटिवेटेड होगा। ध्यान दीजिएगा, मोटिवेटेड कब होगा? जब बालक परिपक्व होगा। यानी जब वो मोटिवेटेड होगा, जब वो परिपक्व होगा तो मोटिवेटेड होगा, जब मोटिवेटेड होगा तो उसके अंदर रुचि आएगी। यानी ये तीनों प्रश्न आ रहा है, देखिएगा एक साथ, अधिगम हेतु, और लेकिन तीनों जो सही है तो सर्वाधिक पूछ रहा है, सर्वाधिक आवश्यक क्या है? तो मोटिवेटेड। जैसे आप किसी का अभाव बताइए, अभाव बताएंगे
अभाव बताने से पहले आवश्यकता बताइए। जैसे आप आवश्यकता बताएंगे तुरंत अभाव मालूम चलेगा, अभाव मालूम चलेगा तो उसको तनाव होगा, और तनाव होगा तो उसके अंदर अंतर्नोद आएगी, तनाव होगा तेजी से, और उसके अंदर रुचि आएगी। जब रुचि आएगी तो उस स्तर पर भी अधिगम क्या होगा, सर्वाधिक होगा। इसलिए आंसर रुचि भी हो सकता है। और आपके अंदर रुचि और प्रेरणा तब आएगी जब आप परिपक्व होंगे। इसलिए आंसर ये होगा, मेरे हिसाब से आंसर अभिप्रेरणा ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, शैशव काल का समय है। कई लोग का आंसर इसमें हमने देखा कि जन्म से 6 वर्ष लगा रहे हैं। शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष तक ही होता है, और 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक बाल्यावस्था, 12 से आप कह सकते हैं 18 वर्ष तक किशोरावस्था। तो इसमें तो बाल्यावस्था का 1 वर्ष टच कर दिया है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। आप बाल्यावस्था की बात नहीं करेंगे, आप शैशवावस्था की बात करेंगे, इसलिए आंसर होगा जन्म से 2 वर्ष की अवस्था क्या होगी, शैशवावस्था कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। कोहलबर्ग निम्न में से किससे संबंधित है? कोहलबर्ग आसान है, व्यक्तित्व का इन्होंने कुछ ऐसा दिया नहीं था, विकास का इन्होंने कुछ दिया नहीं था, अभिप्रेरणा का कुछ दिया नहीं था, और कोहलर किसके संबंधित है? इन्होंने अधिगम का सिद्धांत दिया था। कोहलर कोफ्ता वर्धमान ने क्या दिया था? सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था, जो अधिगम से संबंधित है। सूझ का सिद्धांत क्या है, अधिगम का सिद्धांत कोहलर का क्या है कि कुछ बालक देख के सीखते हैं, कुछ पढ़ के सीखते हैं, कुछ सुन के सीखते हैं, लेकिन कुछ बालक कुछ अचानक ही कुछ चीजें सीख जाते हैं बिना सिखाए ही। इस सीखे हुए विधि को सूझ का सिद्धांत कहा जाता है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहा जाता है। यानी स्पष्ट हम कह सकते हैं कोहलर का जो सिद्धांत था वो किससे था? अधिगम से संबंधित था, इन तीनों से नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। मैग्नीट्यूड तो आसान प्रश्न है और 2 बार दे दिया था। ये प्रश्न अगर किसी का गलत होगा तो समझ लो पढ़ाई नहीं, बिल्कुल नहीं किया। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति की संख्या कितनी होनी चाहिए? 14। यही संवेग कहलाती है। यही क्या कहलाती है? संवेग कहलाती है। आंसर क्या होगा? ये 14। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? सृजनात्मक, समस्या समाधान, अनुपयोग, समझ और समस्या समाधान। आंसर सही है। आंसर क्या होगा? समस्या समाधान। ठीक है, चौथा आंसर होगा। और आपको मैं बता दूं, इतनी तैयारी हम लोग भी देखते हैं कंपटीशन का, सबसे आसान और सबसे अच्छी नौकरी टीचर का है, राजा का नौकरी है। समझ लीजिए, राजा की नौकरी है, दोपहर तक जाना है, फर्स्ट क्लास की सैलरी है, आराम है, साल का 45 दिन छुट्टी है, संडे भी है, और क्या पढ़ाना है? प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाना, बहुत मेंटली वर्क भी नहीं है। थोड़ा बहुत वर्तमान सरकार की वजह से थोड़ा सा दिक्कत आ गया होगा, लेकिन फिर भी ठीक है नौकरी। आइएगा, निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय है? कई बार आ चुका है, कुत्ता विषय है किसका? पाउलो ने सबसे पहले कुत्ते प्रयोग किया था। ठीक है, इसीलिए पाउलो को प्राचीन मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ये प्रश्न देखिए गायब हो गया, बोलना पड़ेगा पेपर में देखकर। यह है मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं? तो मौलिकता, जब कोई व्यक्ति दूरदृष्टि हो, दूर का सोचे, कोई निर्माण करना चाहे, रचना का है, यानी मौलिकता उसके अंदर हो। नमनीयता हो, प्रभाव हो। ठीक है, तो ये आ सकते हैं। व्यक्तित्व का तो हो ही नहीं सकता, देखिएगा व्यक्तित्व होगा नहीं, बुद्धि से कोई खास मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें पूछ रहा है मौलिकता, यानी सृजनात्मकता होगा। आंसर क्या होगा इसका? सृजनात्मकता ही सही है। ठीक है, आपको हमने हल करा दिया सीडीपी का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।